अब हम जो एरिया स्टार्ट करने जा रहे हैं ये एरिया इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और जितनी भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स में इन्फ्रेंशियल साइड पे जो चीज़ें पढ़ते हैं उनमें ये सबसे बड़ा एरिया है। इस एरिया को हम कह सकते हैं कि दिस इज़ क्लेम टेस्टिंग, राइट। क्लेम के लिए जो ज़्यादा वर्ड यूज़ किया जाता है डैट इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस एक मुश्किल सा वर्ड लगता है शायद, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज़ द एक्चुअल वर्ड विच इज़ यूज्ड, लेकिन ये है कि इट इज़ एक्चुअली अबाउट टेस्टिंग द क्लेम्स। अच्छा, ये जो क्लेम है ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक पॉपुलेशन के बारे में किया जाता है। ओवरऑल जितने भी आइटम्स अंडर स्टडी हैं उन सब के बारे में एक जनरल क्लेम कर दिया जाता है और फिर हम लोग उस क्लेम को टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एक बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि जी क्यूएम की क्लास में या एएफसी के अंदर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी जो एवरेज एज है दैट इज इक्वल टू लेट्स से फॉर एग्जांपल 18 ईयर्स, राइट। ओके, तो ये एक क्लेम है, इट इज़ ए क्लेम दैट आई हैव मेड। अब ऑब्वियसली मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, शायद मेरे पास तमाम बच्चों की डेट ऑफ बर्थ हो या कोई और डाटा हो जिसकी बेस के ऊपर मैंने इस पॉपुलेशन पे एक क्लेम कर दिया है। दिस इज़ ए क्लेम, दिस इज़ ए स्टेटमेंट दैट आई हैव मेड अबाउट द पॉपुलेशन। अब ज़रूरी नहीं है कि किसी बंदे ने क्लेम ही किया होगा हमेशा। देयर आर सम प्रीवियसली नोन फैक्ट्स अबाउट एनी पॉपुलेशन, राइट। ओके, जो कि किसी बंदे ने किए हैं ऑन द पॉपुलेशन। कोई एक क्लेम है पॉपुलेशन के बारे में, कोई बात है, जैसे फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर ने एक मशीन बनाई है और उसने कहा है कि ये मशीन जो है ये कैंडी बार की पैकिंग करेगी और जितनी भी कैंडी बार्स यहाँ से बनेगी वो 5 ग्राम की हुआ करेगी। क्यों? क्योंकि उसने 5 ग्राम के हिसाब से इस मशीन की सेटिंग की है। नाउ एक्चुअली द पर्सन इज मेकिंग ए क्लेम अबाउट ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ कैंडी बार्स। वो ये कह रहा है कि जनाब इस मशीन से बनने वाली जितनी भी टोटल कैंडी बार्स हैं, चाहे वो एक करोड़ कैंडी बार्स ही क्यों ना हो, उन सब की जो एवरेज वेट है वो 5 ग्राम होगा, राइट। ओके, दिस इज क्लेम या हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज ऑलवेज मेड अबाउट पॉपुलेशन और ये पॉपुलेशन के बारे में कर दिया जाता है। इट इज ए नोन फैक्ट, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज नोन, राइट, बेस्ड ऑन सम प्रीवियस नॉलेज। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने इस क्लेम को करना है टेस्ट, राइट। अब टेस्ट करने से क्या मुराद है? टेस्ट करने से ये मुराद है कि हम लोग किसी तरीके से ये देखेंगे कि क्या वाकई ही क्यूएम में पढ़ने वाले तमाम बच्चों की एवरेज एज 18 साल है, या क्या वाकई ही इस मशीन से निकलने वाली जितनी भी कैंडी बार्स हैं उनकी जो वेट है वो 5 ग्राम है, राइट। ऑन एवरेज उनका वेट 5 ग्राम है। अब इस काम को हम कैसे कर सकते हैं? करना ये होगा कि हम क्यूएम में पढ़ने वाले तमाम लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि देयर आर 5000 स्टूडेंट्स इन क्यूएम, हम उन तमाम लोगों से उनकी एज पूछेंगे और उस एज को एवरेज कर लेंगे तो एवरेज एज बन जाएगी, राइट। करना तो ये चाहिए ना कि जब मैं 5000 लोगों को इकट्ठा करूंगा, उनकी एज पूछूंगा, फिर उसकी एवरेज कैलकुलेट करूंगा तो वो 18 साल आनी चाहिए, राइट। होएवर देयर इज ए लिमिटेशन, और वो लिमिटेशन ये है कि हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन को इकट्ठा नहीं कर सकते, हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन के ऊपर ये काम नहीं कर सकते हैं। तो स्टैट्स हमें ये कहता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन को इकट्ठा नहीं कर सकते, तो आप यहाँ से ले लें एक सैंपल एन साइज का, राइट। सिमिलरली इस एग्जाम्पल में भी इसी चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। अब आप कैंडी बार का वेट करना चाहते हैं तो आप हर कैंडी बार इकट्ठी करेंगे जो इस मशीन ने आज तक फिल की है, आज तक बनाई है। तो अगर हम लोग उन तमाम कैंडी बार्स को इकट्ठा करना चाहें भी तो शायद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पैक होके आगे दुकानों पर जा चुकी है और हो सकता है बहुत सारे लोगों ने उसको परचेज करके कंज्यूम भी कर लिया हो। नाउ यू नीड टू सेलेक्ट सम सैंपल और उस सैंपल की बेस पे आप पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेस्टिंग। तो टेस्टिंग का तरीका ये होगा कि आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन के ऊपर ये काम नहीं कर सकते, आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन में से एक सैंपल लेंगे और उस सैंपल की एवरेज एज निकालेंगे, राइट। तो फर्स्ट करें मैंने यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स की का सैंपल लिया और मेरी जो एवरेज एज है उस सैंपल की एक्स बार से जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज अराउंड say for example 19 years, right. Now there is a difference, right. सैंपल
का रिजल्ट जो आया है वो आया है 19 ईयर्स, और पॉपुलेशन के ऊपर जो क्लेम किया जा रहा है वो 18 ईयर्स है। तो क्या मैं ये कह दूं कि जनाब ये जो पॉपुलेशन के बारे में क्लेम है ये गलत है? ऐसे भी तो हो सकता है कि ये जो लोग हमने सेलेक्ट किए हैं, हमने वो वाले लोग सेलेक्ट कर लिए हैं जो पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा एज वाले लोग थे। यानी कि फॉर एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि हम उस कॉलेज में चले गए जहाँ पे बीकॉम के बाद सीए कराया जाता है, तो बीकॉम के बाद सीए कराने वाले बच्चों की एवरेज एज वैसे ही थोड़ी सी ज़्यादा होगी, 1 साल ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जिनको एफएससी के बाद सीए शुरू करा दिया जाता है, राइट। सो बताने का मकसद ये है कि जब आप सैंपल का रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे तो सैंपल के रिजल्ट और पॉपुलेशन के रिजल्ट में एक डिफरेंस आएगा, राइट। मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों के दरम्यान में कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर होगा। अब हमने ये देखना है कि क्या ये जो डिफरेंस है ये आउट ऑफ चांस है और ड्यू टू सैम्पलिंग है, यानी कि शायद हमने गलत सैंपल सेलेक्ट कर लिया, या हमने सैंपल ऐसा सेलेक्ट कर लिया कि जिसमें एग्जैक्टली उस तरह के जो हैं वो सारे के सारे सैंपल पॉइंट्स नहीं थे। तो क्या ये ड्यू टू सैंपल सिलेक्शन है, या वाकई ही देयर इज़ एन एरर, ठीक है जी, या देयर इज़ एक्चुअली एन एरर इन क्लेम, राइट। ऐसे भी तो हो सकता है कि ऑन एवरेज जो एज है वो 18 साल नहीं है बल्कि कुछ और है, 19 साल है, फ़र्ज़ करें फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं कहता हूँ ये 19 साल है, राइट। तो कि ये जो सैंपल के रिजल्ट में और पॉपुलेशन के रिजल्ट में डिफरेंस है ये इस वजह से है कि सैंपल आपने सेलेक्ट करते वक्त कुछ ऐसा सैंपल सेलेक्ट कर लिया जिसमें डिफरेंस है, राइट। क्योंकि हमें पता है, देखें ना, जब हम 18 साल एवरेज बता रहे हैं तो वी नो कि इन 5000 लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी एज 16 साल होगी, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी एज 24 साल होगी। हाँ, ज़्यादा लोग जो है वो 18-19 साल के हैं, तो एवरेज मेरे पास 18 आ रही है, राइट। तो ऐसे भी तो हो सकता है कि मैं सैंपल सेलेक्ट करूं तो मेरे पास कुछ यहाँ वाले लोग जो हैं वो सेलेक्ट हो जाए, इतने एरिया के लोग सेलेक्ट हो जाएं, ठीक है। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि जब हम लोग पॉपुलेशन के बारे में एक क्लेम को टेस्ट करेंगे और क्लेम को टेस्ट करते वक्त हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन की बजाय एक सैंपल को ले रहे होंगे, तो देयर आर चांसेस कि सैंपल का रिजल्ट और पॉपुलेशन का रिजल्ट जो है वो सेम ना हो, राइट, ओके। तो ये जो डिफरेंस है ये दो वजह से आ सकता है कि यहाँ तो आपने सैंपल गलत सेलेक्ट किया है, या एक्चुअली ये जो सैंपल के बारे में, ये जो पॉपुलेशन के बारे में क्लेम किया गया है ये गलत है। तो देयर इज़ ए होल प्रोसेस, एक कंप्लीट प्रोसेस है जो हमें ये गाइड करता है कि हम किस तरीके से एक क्लेम को चेक करेंगे और उस क्लेम को चेक करने के बाद किस तरीके से हम लोग अपना रिजल्ट निकालेंगे, राइट, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लेम टेस्टिंग के क्लेम टेस्टिंग एक्चुअली होती क्या है और हम इसे किस लिए करते हैं, ये चीज़ हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे कि किस तरीके से किसी क्लेम को टेस्ट किया जा सकता है। जी, तो जनाब क्लेम टेस्टिंग या हाइपोथेसिस टेस्टिंग की अंडरस्टैंडिंग या बेसिक डिस्कशन करने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि क्लेम टेस्टिंग एक्चुअली की कैसे जाती है। इसके लिए एक एग्जाम्पल समझते हैं और साथ साथ इसके स्टेप्स देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन है, इट इज़ क्लेम्ड दैट, राइट, एक पॉपुलेशन के बारे में एक क्लेम किया जा रहा है और वो क्लेम क्या है, ए पॉपुलेशन हैज़ एन एवरेज ऑफ 16 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4, यानी कि इस पॉपुलेशन की जो एवरेज है वो 16 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है। दिस इज़ योर क्लेम। तो ये जो 16 है दिस इज़ योर मीन, और ये मीन जो पॉपुलेशन का मीन होता है उसे हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, 16 है, और पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है विच इज़ 4, राइट। अच्छा, ए रैंडम सैंपल ऑफ 16 आइटम शोड द मीन ऑफ 18, राइट। आपने किया क्या, आपने एक रैंडम सैंपल लिया और वो जो रैंडम सैंपल था उसने बताया कि मीन तो है 18। अब ये तो डिफरेंस आ गया। तो एक सैंपल लिया था आपने कितने आइटम्स का, 16 आइटम्स का, और जब आपने उनका मीन लिया तो आपके पास मीन तो आया 18, पॉपुलेशन का मीन है 16। तो क्या इसका ये मतलब है कि पॉपुलेशन का मीन ठीक नहीं है? हमने दो बातें की थी ना, हमने कहा था कि अगर आंसर डिफरेंट आएगा तो देयर माइट बी दो रीजंस हो सकती हैं। एक रीज़न तो ये है कि आपने सैंपल जो है वो किसी एक ख़ास एरिया से ले लिया है, किसी एक ख़ास टाइप की वैल्यूज़ ले ली हैं। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि वाकई ही पॉपुलेशन का मीन जो है वो 16 नहीं है, वो 18 हो सकता है, वो 17 हो सकता है, वो कुछ और हो सकता है। हाँ, बहरहाल 16 नहीं है,
हमने इस सैंपल की बेस पे ये रिजल्ट निकालना है, राइट। ओके, तो इन दोनों में से ये चीज़ देखनी है, हमने क्लेम टेस्टिंग करनी है कि क्या वाकई ही ये बात जो है ये ठीक साबित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लेम टेस्टिंग करेंगे। नाउ दिस इज द क्लेम, ठीक है जी, एंड दिस इज द टेस्टिंग। ये आपका क्लेम है और ये आपकी टेस्टिंग है, आपने टेस्ट किया है क्लेम को। नाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड कि क्या मीन वाकई ही 16 के इक्वल है या नहीं है। तो ये काम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हम लोग करते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट टाइप की डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है, आपने डिफरेंट चीज़ों को देखना होता है। तो इसलिए हर एक को जब हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे तो फिर आपके लिए इन चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना और याद रखना ईजी रहेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोग डिफाइन करेंगे अपने क्लेम्स को, डिफाइन क्लेम्स, या हम लोग कह सकते हैं कि डिफाइन हाइपोथेसिस। हमने हाइपोथेसिस डिफाइन करने हैं। जनाब हाइपोथेसिस होते हैं दो तरह के, देयर आर टू टाइप ऑफ क्लेम्स। एक क्लेम को हम लोग कहते हैं नल हाइपोथेसिस, राइट, और एक होता है जी अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को नॉर्मली एच नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एच ए या एच वन से रिप्रेजेंट किया जाता है। नल हाइपोथेसिस इज द स्टेटमेंट या क्लेम विच इज एक्चुअली बीइंग मेड, राइट, और हम लोग इसको लिखते हैं कि एच नॉट, यानी कि एच के साथ सबस्क्रिप्ट में ओ लिखते हैं, इज दैट मीन इज इक्वल टू 16। दिस इज योर नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस इज द स्टेटमेंट विच इज बीइंग मेड अबाउट द पॉपुलेशन, या पॉपुलेशन का जो रिजल्ट है, पॉपुलेशन का जो आंसर है वो 16 के इक्वल, ओके। और हम लोग ये चीज चेक कर रहे हैं विच इज कॉल्ड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जो कि मैथमेटिकली नल हाइपोथेसिस का ऑपोजिट होगा कि मीन इज नॉट इक्वल टू 16, राइट, ओके। तो दिस इज द क्लेम एंड वी आर चेकिंग दिस स्टेटमेंट कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो क्या है। तो एक्चुअली हम लोग अल्टरनेट हाइपोथेसिस को चेक करते हैं, और अगर मेरे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस के लिए सफिशिएंट एविडेंस मिल जाए तो मैं ये कहता हूँ कि नल हाइपोथेसिस जो है वो ठीक नहीं है, वो करेक्ट नहीं है। तो इस सवाल में हमने देखा कि ये क्लेम किया जा रहा था कि पॉपुलेशन की एवरेज जो है वो 16 है, राइट, ओके। सो this is your null hypothesis. Null hypothesis is that mean is equal to 16, और alternate hypothesis will be mean is not equal to 16, right। अच्छा, null hypothesis या alternate hypothesis के अंदर कुछ और बातें भी आप ज़हन में रख लें। पहली चीज़ तो हमने ये कहा कि इसको null hypothesis, उसको alternate hypothesis कहते हैं। दूसरी चीज़ उसको h नॉट से और इसको h a या h1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि null hypothesis में हमेशा इक्वल टू का साइन होगा, ठीक है। वो इक्वल टू की फॉर्म में भी हो सकता है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में भी हो सकता है, और वो लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में भी हो सकता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जनाब नल हाइपोथेसिस की, कि इसमें इक्वल टू का साइन आपको लाजमी तौर पर नजर आएगा। तो जिस स्टेटमेंट के अंदर आपको इक्वल टू का साइन नजर आएगा वो आपका नल हाइपोथेसिस होगा, राइट, ओके। और जिस स्टेटमेंट में आपको नॉट इक्वल टू का साइन नजर आए, यानी कि ग्रेटर देन और लेस देन का साइन भी इसी के अंदर ही आता है, ये वाली स्टेटमेंट जो होती है इनको हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ही ईजी हैं। आपने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है उसके साथ इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या इक्वल टू। तो दो और दूसरा जो स्टेटमेंट होगी जिसमें नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन आ रहा है, वो तमाम स्टेटमेंट जो हैं वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहलाएंगी, राइट। और जो जिनके साथ इक्वल टू का साइन आ रहा है वो स्टेटमेंट्स नल हाइपोथेसिस कहलाएंगी। अच्छा, एक चीज़ आपने देख लेनी है, नल का मतलब जीरो नहीं है, ठीक है। दिस डज नॉट मीन जीरो। हाँ, हम ये कह सकते हैं दिस इज बेस क्लेम, दिस इज द एक्चुअल क्लेम विच इज बीइंग मेड ऑन द पॉपुलेशन एंड दैट हैज इक्वल टू साइन, राइट, ओके। सो दिस वाज योर स्टेप नंबर 1 कि आपने सबसे पहले क्या करना है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस डिफाइन करने हैं। सिर्फ ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है, उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो सिंपल हैं और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी इन्वॉल्व होगी कि आपने कौन सी जगह पे कौन सा फार्मूला लगाना है, राइट। सो द स्टेप नंबर 1 इज दैट यू हैव टू डिफाइन द क्लेम्स, व्हाट आर योर क्लेम्स एंड व्हाट इज बीइंग टेस्टेड, राइट। स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं जनाब। स्टेप नंबर 2 इज दैट यू हैव टू डिफाइन डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, राइट। देयर आर टू टाइप ऑफ डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग, एक को हम कहते हैं वन टेल टेस्ट और एक को हम कहते हैं टू टेल टेस्ट,
1 टेल एंड 2 टेल, राइट। और ये स्टेप तो बहुत ही इजी स्टेप है, क्योंकि आपने देखना है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस का साइन क्या है। अगर अल्टरनेट हाइपोथेसिस का साइन जो है वो नॉट इक्वल टू है तो फिर हम लोग लगाते हैं 2 टेल टेस्ट, और अगर वो ग्रेटर देन या लेस देन है तो हम लोग लगाते हैं 1 टेल टेस्ट। दिस इज वेरी इजी। स्टेप नंबर 2 जो है ये डिपेंड करेगा साइन ऑफ अल्टरनेट हाइपोथेसिस के ऊपर। अगर आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो नॉट इक्वल टू का साइन रखता है तो ये 2 टेल टेस्ट होगा, और अगर लेस देन या मोर देन का साइन है तो 1 टेल टेस्ट होगा। अब ये होते क्या है डेफिनेटली ये मैं आपको समझाऊंगा, बट अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने ये डिफाइन करना है कि व्हाट इज योर डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग, और फिर उसके बाद आपने आगे मूव कर जाना। स्टेप नंबर 3 तो उससे भी जनाब इजी स्टेप है। स्टेप नंबर 3 इज डिफाइन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप। तो सिग्निफिकेंस लेवल हम लोग जब एस्टिमेशन पढ़ रहे थे तो हमने उस वक्त पढ़ा था कि सिग्निफिकेंस लेवल इज एक्चुअली मार्जिन ऑफ एरर। दिस इज द एरर दैट यू कैन एक्सेप्ट। ये वो एरर है जो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस लेवल से बड़ा जब एरर आएगा तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि नहीं जनाब इसके बाद जो है वो हम लोग डिफरेंस जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिग्निफिकेंस का ये मतलब है कि इतना एरर या इतना डिफरेंस आप बर्दाश्त करेंगे, इससे ज्यादा डिफरेंस आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, राइट। ओके। और क्लेम टेस्टिंग के बहुत सारे सवालों में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है उसमें सिग्निफिकेंट लेवल आपको डिफाइन कर दिया जाता है। जैसे इस सवाल में आपको बता दिया गया कि 0.05 इज योर सिग्निफिकेंट लेवल, तो SL इज एक्चुअली 5%, राइट। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में आपको कॉन्फिडेंस लेवल दिया गया होगा, तो हमें पता है कि जनाब सिग्निफिकेंट लेवल जो होता है ये 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल से आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कि जी 95% कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे कि मेरी चीज़ें ठीक हैं, तो माई कॉन्फिडेंस लेवल विल बी इक्वल टू 95% एंड माई सिग्निफिकेंट लेवल विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल, यानी कि 1 माइनस 95% यानी कि 0.05, राइट। तो सिग्निफिकेंट लेवल या तो क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा या क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस लेवल दिया गया होगा, जहां से आप बहुत इजीली सिग्निफिकेंट लेवल निकाल सकते हैं, विच इज 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल। यहाँ से आप एक और बात भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल प्लस सिग्निफिकेंट लेवल शुड बी इक्वल टू व्हाट, जी बिल्कुल ठीक है, 1 के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो सिग्निफिकेंट लेवल इज एक्चुअली द मार्जिन ऑफ एरर। इस सवाल में अगर आप देखें तो हमें 5% सिग्निफिकेंट लेवल के बारे में बताया गया, राइट। ओके, नेक्स्ट स्टेप विच इज स्टेप नंबर 4, आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करना, यानी कि टेस्ट की बेस पे आपका क्या आंसर आता है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है उसे मैं TS से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन विच इज असर्टेड, ये वो पॉपुलेशन मीन है जो आपको दिया गया है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज, राइट। ओके, दिस इज द फॉर्मूला जो आपने अप्लाई करना है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n, ठीक है जनाब। अब देखें ये वाली जो चीज़ है इसके बारे में कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन अब मैं आपको देने लगा हूँ। आपने 3 स्टेप्स में ये चीज़ को ज़हन में रखना है। अगर तो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन दी गई हो तो आप इसको यूज़ कर लें यहाँ पे, ठीक है जी। जैसे हमारा ये वाला जो सवाल है इसमें पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है विच इज़ 4, तो आपने क्वेश्चन में 4 यूज़ कर लेना है, राइट। नेक्स्ट स्टेप, इफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट गिवन, अगर पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दी हुई एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन, तो फिर आप पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पे आप सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कर सकते हैं, राइट। सही है जनाब। और जो तीसरा सिनेरियो है वो ये है कि इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल इज नॉट गिवन, अगर ये तीनों चीज़ें भी नहीं दी हुई तो फिर आप कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन एज, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने का तरीका फॉर्मूला आपको याद है, x माइनस मीन
इसका स्केयर ले लेते थे, फिर उसको सम करते थे, उसको डिवाइड करते थे n के साथ और फिर उसका स्केयर रूट लेते थे. दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट. बट व्हेन वी यूज स्टैंडर्ड डेविएशन एज प्रॉक्सी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, हम लोग फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में -1 करते हैं, राइट. तो ये भी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है जनाब. सबसे पहले आपने देखना है कि क्या पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है. अगर तो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो दैट्स इट, आप यहाँ पे वो वाली वैल्यू यूज कर लेंगे. दिस इज योर डिसीजन नंबर 1. अगर पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दी हुई और सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है तो फिर आप सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन इस जगह पे यूज कर सकते हैं, राइट. और अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं दी हुई है तो फिर आपको डाटा कुछ इस तरीके से दिया गया होगा कि आपने ये कैलकुलेट करना होगा. तो जब आपने ये कैलकुलेट करना है तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि n-1 इसमें करना है. तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें पता है कि जो सैंपल का मीन निकला है दैट इज़ 18, पॉपुलेशन का मीन इज़ 16 डिवाइडेड बाय, हाँ जी, सबसे पहले हमने देखना है पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है. जी बिल्कुल, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है 4, तो हम लोग वो यूज़ कर लेंगे अपने फॉर्मूला में. 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, सैंपल साइज. सैंपल साइज कितना था यहाँ जनाब, यहाँ पे जी बिल्कुल ठीक है 16 का सैंपल साइज था, तो वो हमने यहाँ पे अब यूज़ करना है. तो स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 16 4 बनेगा, 4/4 1 बन जाएगा, 18 - 6 बन जाएगा जनाब आपके पास 2. नाउ टेस्ट स्टैटिस्टिक जो आपका निकला है दैट इज इक्वल टू 2. हम लोग मूव करते हैं जनाब स्टेप नंबर 5 की तरफ. हम लोग फाइंड करेंगे स्टेप नंबर 5 में क्रिटिकल वैल्यू, राइट. क्रिटिकल वैल्यू इज z और t स्कोर फ्रॉम टेबल, राइट. ये एक ऐसी वैल्यू है जो हमने टेबल से फाइंड करनी है, ठीक है जनाब. तो करना ये है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि z स्कोर के टेबल से आपने वैल्यू फाइंड करनी है या t स्कोर के टेबल से वैल्यू फाइंड करनी है. अब यहाँ पे भी एक डिसीजन मेकिंग लगेगी, राइट, ओके. और वो डिसीजन मेकिंग भी बहुत ही इजी है. वो डिसीजन मेकिंग ये है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि आपकी पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो नोन है. अगर पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, राइट, एंड सैंपल साइज जो है वो लेस देन 30 है, तो फिर आप टी स्कोर का टेबल यूज करेंगे. कैसे यूज करेंगे ये भी अभी हम पढ़ेंगे. और अगर ये नहीं है तो फिर आप जी स्कोर यूज करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये दोनों कंडीशंस एट द सेम टाइम फुलफिल होनी चाहिए टी स्कोर के लिए. तो टी स्कोर सिर्फ तभी लगेगा जब ये दोनों कंडीशंस यानी कि पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन भी अननोन है और सैंपल साइज भी लेस देन 30 है, राइट, ओके. तो इस क्वेश्चन में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे जी स्कोर लगेगा या टी स्कोर लगेगा. तो जनाब ज़रा देख के मुझे बताइए क्या पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है? जी बिल्कुल नहीं, राइट. तो फिर दूसरी तरफ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एक ही कंडीशन मीट नहीं हो सकी तो फिर दूसरे को चेक करने की क्या ज़रूरत. तो हम लोग यहाँ पे ये कंक्लूड करेंगे कि जनाब जी स्कोर लगने वाला है. जी, तो अब हमने डिसाइड कर लिया है कि हम लोगों ने जी स्कोर टेबल को यूज़ करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. वो सिनेरियो जिनमें टी स्कोर का टेबल यूज़ हो रहा है या जिसमें 1 टेल 2 टेल इस तरह के जो भी डिफरेंट सिनेरियोज हैं, इंशाल्लाह हम लोग अगली वीडियोज़ में उन तमाम की प्रैक्टिस कर रहे होंगे. अभी आप ये समझिए कि अगर हमने जी स्कोर यूज़ करना है, जी स्कोर अप्लाई करना है, तो किस तरीके से करेंगे. जी स्कोर हो या टी स्कोर, नेक्स्ट स्टेप आपका यही होना चाहिए कि आप लोगों ने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है. उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखना है कि आपका जो टेस्ट है वो 2 टेल है या 1 टेल. तो जनाब हमें पता है कि हमारा टेस्ट जो है वो 2 टेल है. इसका ये मतलब है कि मीन से दोनों साइड पे सिग्निफिकेंट लेवल यानी कि रिस्क फॉल करेगा. ये जो हमारे पास सिग्निफिकेंट लेवल था इसे हम अल्फा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसे रिस्क भी कहा जाता है. तो सिग्निफिकेंट लेवल है अल्फा, ये 2 टेल की वजह से दोनों तरफ फॉल कर रहा है. और दोनों तरफ कितना कितना फॉल कर रहा है? जी बिल्कुल हाफ हाफ फॉल कर रहा है. हमारा सिग्निफिकेंट लेवल था 5%, तो 2.5% रिस्क अपर साइड पे फॉल करेगा और 2.5% रिस्क जो है वो लोअर साइड पे फॉल करेगा. तो जब हम लोग ये शेप बना लेंगे तो काफ़ी सारी हेल्प हमें शेप से मिल जाएगी अपना आंसर कैलकुलेट करने के लिए. तो जनाब शेप बनाने के बाद आप देखें कि आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी. एक वो पार्ट है जिसको मैंने शेड किया हुआ, राइट. दिस पार्ट इज कॉल्ड रिजेक्शन रीजन. सिमिलरली दूसरी साइड पे भी, तो ये भी रिजेक्शन रीजन. और
ये जो बाकी एरिया है विच इज नॉट शेडेड दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस रीजन। रिजेक्शन रीजन को क्रिटिकल रीजन भी कहा जाता है, राइट। सो वी नीड टू फाइंड बाउंड्रीज, हमने वो बाउंड्रीज फाइंड करनी है जहां से आगे क्रिटिकल रीजन स्टार्ट हो जाता है। तो इन बाउंड्रीज को क्रिटिकल वैल्यूज कहेंगे, राइट। ओके, तो क्रिटिकल वैल्यू जो है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है? क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए दिस इज वेरी इजी। हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो हम लगाएंगे, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है सेंटर से लेकर, अगर हम सेंटर से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अपर साइड की सारी रेंज को ऐड करें तो हमारे पास आंसर कितना आता है जी 0.50 या 50%, राइट। ओके, और 2.5% जो ऊपर वाला है दैट इज योर क्रिटिकल वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जो अंदर वाला पहला 47.5% जो है दैट इज विद इन द एक्सेप्टेंस रीजन, और आखिरी जो 2.5% है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो क्रिटिकल रीजन में फॉल कर जाता है। सो हम लोगों ने एक्चुअली जी स्कोर फाइंड करना है उस वैल्यू के लिए जो कि है 0.4750। तो हम लोग जी स्कोर टेबल में जाएंगे और वहाँ पे टेबल के अंदर से 0.4750 ढूंढेंगे, और जहाँ पे हमें मिलेगा वहाँ पे जी स्कोर हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो देखें जनाब, 0.4750 आपको एग्जैक्टली एक पॉइंट पे मिल जाएगा, दैट पॉइंट इज 1.9 और ऊपर क्या है जी 6। तो आपका जो जी स्कोर है दैट इज 1.96, 1.96 इधर भी और 1.96 उधर भी। क्यों? क्योंकि हाफ रिस्क डिवाइड हुआ है। जब आप ये वाला डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे तो ये भी 0.4750 ही बनने वाला है, राइट। सो जी स्कोर जो है वो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। टू टेल टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ जो है वो अपना रिजेक्शन रीजन ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू आती है दैट इज 1.96। ठीक है जनाब। तो इस चीज़ को या इस स्टेप को अगर हम समराइज करें तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जी स्कोर लगाना है या टी स्कोर लगाना है। जी स्कोर की जो निशानी है वो ये है कि जब टी स्कोर नहीं लगेगा तो जी स्कोर लगेगा, और टी स्कोर कब लगेगा? जब कि आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन की अननोन है और सैंपल साइज जो है वो लेस देन 30 है, फिर टी लगेगा, अदरवाइज हर सिनेरियो में जी लगेगा। अब जी के अंदर आपने देखना है कि वन टेल टेस्ट लगा रहे हैं, टू टेल लगा रहे हैं। वन टेल टेस्ट की एग्जांपल अभी हम करेंगे, अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि टू टेल कैसा लगता है। टू टेल में रिस्क दोनों तरफ होता है, तो क्या ख्याल है वन टेल में रिस्क किस तरफ होगा? हाँ जी, एक तरफ होगा, वो लोअर साइड होगी या अपर साइड होगी वो हम देखेंगे। अच्छा जी, इसके बाद जब हमने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड की है तो वो हमारे पास आई है 1.96, राइट। ओके, जो आखिरी स्टेप है that is very easy, step number 6, which is that we are going to compare test statistics and critical value। हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स और क्रिटिकल वैल्यू को आपस में कंपेयर करना है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम लोगों ने स्टेप नंबर 4 में कैलकुलेट किए थे और क्रिटिकल वैल्यू स्टेप नंबर 5 में। अब कंपैरिजन का रूल ये है कि अगर आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो आपने कैलकुलेट किए हैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इज ग्रेटर देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल वैल्यू जो आपने फाइंड की है, देन वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इफ दिस इज द सिनेरियो वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, राइट। और अगर ये इस तरीके से ना हो और ये लेस देन हो, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्रिटिकल वैल्यू से कम आ रहे हो, तो फिर हम लोग कहेंगे कि वी विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, राइट। ओके, तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को आपने समझा, अंडरस्टैंड किया और पढ़ा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस वीडियो को एक दफ़ा रिपीट कर लें। देखिए, देयर वाज ए क्लेम, पॉपुलेशन के बारे में एक क्लेम था, हमने उसको चेक करने के लिए 16 आइटम्स को सिलेक्ट किया और उसका जो मीन निकला वो डिफरेंट था पॉपुलेशन के मीन से। तो हम लोगों ने एक सिस्टमेटिक प्रोसेस लेके चले जिसमें 6 स्टेप थे, और हमने ये डिफाइन किया, ये देखा कि क्या ये जो आंसर डिफरेंट आया है पॉपुलेशन से, ये सिर्फ इस वजह से आया कि हमने सैंपल लिया था, या वाकई ही पॉपुलेशन का रिजल्ट जो है वो 16 नहीं है 18 है, या 16 के अलावा कुछ और है। तो स्टेप नंबर 1 वॉज कि हम लोग अपने क्लेम्स को डिफाइन करेंगे, नल हाइपोथेसिस को डिफाइन करेंगे, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को डिफाइन करेंगे। नल हाइपोथेसिस की निशानी ये होती है कि इसमें इक्वल टू का साइन होता है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस की निशानी ये है कि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता है। स्टेप नंबर 2 वाज कि हम डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग डिफाइन करेंगे,
वन टेल टेस्टिंग है या टू टेल, और ये बहुत ही ईजी था। हम लोग अल्टरनेट हाइपोथेसिस के साइन को देखते थे, अगर वो नॉट इक्वल टू है तो फिर टू टेल टेस्ट हुआ करेगा, और अगर ग्रेटर देन और लेस देन होगा तो फिर वन टेल टेस्ट हुआ करेगा। इस क्वेश्चन में हमने टू टेल टेस्ट की एग्जांपल देख ली है, बाकी इंशाल्लाह अगले कुछ क्वेश्चंस में हम लोग वन टेल को भी देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, स्टेप नंबर 3 वाज कि आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन करना है। सिग्निफिकेंस लेवल जिसको हम SL या अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम रिस्क भी कहते हैं। दिस इज आइदर गिवन इन द क्वेश्चन, या आपको क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस लेवल दिया गया होगा तो आपने कॉन्फिडेंस लेवल 1 में से माइनस करना है तो आपके पास सिग्निफिकेंट लेवल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, नेक्स्ट स्टेप वाज कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपने कैलकुलेट करने हैं। टेस्ट की बेसिस के ऊपर क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उसका जो फॉर्मूला था वो भी बहुत सिंपल था, x बार माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में 3 चीजें थी कि अगर पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन दी गई हो तो आप उसे यूज करेंगे, दिस इज आइडियल। अगर पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दी है तो फिर सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं अगर दी गई है। और अगर ये दोनों स्टेप्स नहीं हो रहे हैं तो फिर स्टेप नंबर 3 वॉज कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन की भी नहीं है, सैंपल की भी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे, जिसका फार्मूला है समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n माइनस 1, राइट। -1 एक नया आइटम था जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा था। और इस सवाल में अगर हम देखें तो हमारे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आ रहा था डेट वाज 2। स्टेप नंबर 5 वाज कि हमने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पे भी देखना है कि जी स्कोर लगेगा या टी स्कोर लगेगा। टी स्कोर सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा जब सिग्मा अननोन है और नंबर ऑफ आइटम्स लेस देन 30 है। इन ऑल अदर केसेस जी स्कोर विल बी अप्लाइड, राइट। ओके, तो टू टेल टेस्ट में आधा रिस्क जो है वो लोअर साइड पे होता है, आधा रिस्क अपर साइड पे होता है, और फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एरिया ऑफ द एक्सेप्टेंस रीजन हम लोगों ने फाइंड करना था। यानी कि एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन के दरमियान की जो दीवार थी, यानी कि यहाँ से बड़ा अगर हमारा आंसर होगा तो वो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर जाएगा। तो हमारी जो दीवार बन रही थी वो 1.96 पे जाके बन रही थी, ठीक है। और हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की थी वो 2 थी, तो 2 देखें एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल नहीं कर रहा, 2 कुछ यहाँ पे फॉल कर रहा होगा इस जगह पे 1.96 से ऊपर। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा कि जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे जब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्रिटिकल वैल्यू से बड़ा होगा। हम लोग टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को Z कैलकुलेटेड भी कहते हैं और क्रिटिकल वैल्यू को Z फ्रॉम टेबल भी कहते हैं, राइट। ओके, तो ये दोनों एक ही बात है। तो यहां से जो कंक्लूजन निकलेगा वो ये निकलेगा कि जनाब एज Z कैलकुलेटेड फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन, Z कैलकुलेटेड जो है वो रिजेक्शन रीजन में फॉल करता है, वी मे कंक्लूड दैट क्लेम या जो नल हाइपोथेसिस है दैट इज फॉल्स, ये ठीक नहीं है। सो वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एट व्हाट 5% सिग्निफिकेंट लेवल। दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप जब रिजेक्शन की बात करें तो आप सिग्निफिकेंट लेवल जरूर बताएं कि कितने सिग्निफिकेंट लेवल पे आप इसे रिजेक्ट करें, राइट। चलिए इस क्वेश्चन को आप पढ़ें, देखें, और अगली वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें डिफरेंट वेरिएशंस होंगी, लेकिन यही 6 स्टेप्स होंगे जिनको हम लोग अगली कुछ वीडियोस में डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू। जी जनाब, अब हम बात करते हैं वन टेल टेस्टिंग की। वन टेल टेस्टिंग और टू टेल टेस्टिंग में जो बुनियादी फ़र्क है, अगर वो हमें समझ आ जाए तो फिर आगे हमारे लिए काफ़ी सारी चीज़ें आसान होती हैं। देखिए, हम लोगों ने बात की कि जनाब एक कैंडी बार बनाने वाली जो मशीन है उसके बारे में ये क्लेम किया गया है कि ऑन एवरेज जो उसका वेट होता है वो 5 ग्राम है, 5 ग्राम की एक कैंडी बनती है। इसका ये मतलब है कि अगर 5 ग्राम से ज़्यादा वेट की कैंडी बनेगी तो भी गलत है, अगर 5 ग्राम से कम वेट की कैंडी बनेगी तो भी गलत है। जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो ये है कि 5 ग्राम की कैंडी बनती है, ना ज़्यादा ना कम। ज़्यादा बनना भी बुरी बात है और कम बनना भी बुरी बात है। और हम लोग नल हाइपोथेसिस ये कहते हैं कि जनाब मीन इज नॉट इक्वल टू 5 ग्राम, it can be more than 5 gram and it can be less than 5 gram. So the chance of error lies on both sides. दोनों तरफ चांस ऑफ एरर है, दोनों तरफ जाना बुरी बात है, ठीक है। 5 ग्राम से छोटी
कैंडी बनना भी गलत बात है और 5 ग्राम से बड़ी कैंडी बनना भी गलत बात है। हाँ, बच्चों के लिए बड़ी कैंडी अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि वो मशीन इसलिए बनी है, इट इज़ क्लेम्ड कि वो 5 ग्राम की कैंडी बनाएगी, तो इसलिए उससे ज़्यादा या कम दोनों गलत बात है। तो इसे हम टू टेल टेस्ट कहते हैं और टू टेल टेस्ट की तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है। इससे पहले जो हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं वो टू टेल टेस्ट के किए। अब ऑन दी अदर हैंड वन टेल टेस्ट की हम बात करते हैं। वन टेल टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है, एक ऐसी हाइपोथेसिस होती है, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है, जिस हाइपोथेसिस में एक तरफ चला जाए आंसर तो वो बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जाना बुरी बात है। फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, एमसीक्यूज भी हैं ये बुक के। पहली की तरफ चलते हैं। उसने कहा ए टायर मैन्युफैक्चरर क्लेम्स दैट द टायर्स प्रोड्यूस्ड बाय देम हैव ए मीन लाइफ ऑफ 25,000 किलोमीटर्स। 25,000 किलोमीटर्स तक वो चलेंगे, ये उनकी मीन लाइफ है। ठीक है जी, हैव ए मीन लाइफ ऑफ 25,000 किलोमीटर्स। इस केस में नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपने बनाना है। अब जरा देखें, मैं कहता हूं जी कि मीन जो है वो है जी 25,000। ओके, क्या 25,000 से ज्यादा अगर आपकी लाइफ चली जाती है, एवरेज लाइफ टायर्स की, तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। और अगर मीन लाइफ इससे कम हो जाए तो बुरी बात है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर मीन लाइफ 25,000 से इंक्रीज हो जाए तो हमें बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा कि यार ये टायर जो थे ये 25,000 किलोमीटर उन्होंने कहा था चलेंगे और हमने इसको जब यूज करना चाहा तो उसकी एवरेज लाइफ जो वो 25,000 से बढ़ गई। अब पाकिस्तान में तो हम इससे ज्यादा भी चलाते रहते हैं जब तक हमारा दिल करता है। लेकिन अगर हम एवरेज लाइफ की बात करें कि जिसके बाद उस टायर की के यूजेज में जो है ना वो खराबी आना शुरू हो जाती है, उस टायर की परफॉर्मेंस में खराबी आना शुरू हो जाती है, तो वो उसकी एक एवरेज लाइफ होती है। उसके बाद फर्ज करें कि हम एक अच्छे मुल्क में और वो हम उसको यहाँ से डिलीट यहाँ से उन टायर्स को रिमूव कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारी एक साइड पे जाना अच्छी बात है। अगर इस टायर की यूजफुल लाइफ जो है वो 25,000 किलोमीटर से कम हो जाए तो वो गलत बात है। हम ये क्लेम कर रहे हैं कि कम अज कम 25,000 किलोमीटर इस टायर की यूजफुल लाइफ है। तो जो क्लेम है, मैन्युफैक्चरर का जो क्लेम है, इट सेज कि जो यूजफुल लाइफ है दैट शुड बी मोर देन 25,000 kgs। तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस बनेगा। अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारा बनेगा कि मीन लाइफ इज लेस देन 25,000 kgs, 25,000 किलोमीटर्स। और यहां पे अब सवाल आता है कि इक्वल टू का साइन किसके साथ लगाना है। तो हमें पता है कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस होता है हमेशा उसके साथ इक्वल टू का साइन आता है। तो जनाब, इस क्वेश्चन के जो नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो है कि एवरेज लाइफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25,000 और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो 25,000 से कम है। अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि ए स्कूल क्लेम्स दैट देयर स्टूडेंट हैव ए पासिंग रेशियो 75। तो इस वर्ड में ये बात छुपी हुई है कि स्कूल का कम से कम पासिंग रेशियो 75 है, इससे कम नहीं जाएगी। इससे ज्यादा अगर उसकी पासिंग रेशियो निकल आए, अगर हम टेस्टिंग करें इस क्लेम की और पासिंग रेशियो इससे ज्यादा निकल आए तो वो अच्छी बात है। ठीक है जी। नॉर्मली इस तरह के हाइपोथेसिस के साथ एट लीस्ट या एट मैक्सिमम या इस तरह के वर्ड्स लिखे होते हैं, और अगर नहीं भी लिखे हुए तो हमें उसको पढ़ के समझ आ जाएगी। A school claims that their students have a passing ratio of 75. Construct the appropriate null and alternate hypothesis. स्कूल वाले ये क्लेम करते हैं कि उनकी जो पासिंग रेशियो है that is greater than 75%। ठीक हो गया जी। तो ये इसका नल हाइपोथेसिस कंसिडर किया जाएगा। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो है जी कि that is less than 75%। तो अगर एक स्कूल ने ये क्लेम किया है कि उनके स्टूडेंट की पासिंग रेशियो मोर 75% है, या उसके साथ वर्ड लिखा हो एट लीस्ट 75%, या ये भी लिखा हो सकता है कि मोर देन 75% है। ठीक है जी। तो इन दोनों तीनों केसेस में ये वन टेल टेस्ट होगा
क्योंकि अगर हम लोग उसकी टेस्टिंग करते हैं और आंसर 75 से बड़ा आ जाता है तो हम कहते हैं ठीक है, उन्होंने ये क्लेम किया था कि पासिंग रेशियो 75 है, 75 से ऊपर चली गई है तो दैट इज ओके, 75 से ऊपर जाना ज्यादा अच्छी बात है। बस सिंपल, ये सबसे सिंपल टेस्ट है और ये मेजोरिटी ऑफ द केसेस में अप्लाई हो जाएगा कि हम पूछते हैं कि अगर ऊपर चला जाए तो अच्छी बात है या बुरी बात है, तो अगर तो वो ज्यादा अच्छी बात है तो फिर यस दैट इज अ वन टेल टेस्ट। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। उसने कहा जी ए जीन्स मैन्युफैक्चरर क्लेम्स दैट ओनली 2% ऑफ इट्स प्रोडक्शंस हैज डिफेक्ट। तो उसने कहा कि जी मैं ये क्लेम करता हूं कि मेरी जो टोटल प्रोडक्ट्स है उसमें से सिर्फ 2% जो है उनमें डिफेक्ट है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2% जो है वो डिफेक्ट हो सकता है, यानी कि जो डिफेक्ट है दैट इज मैक्सिमम 2%, ज्यादा से ज्यादा 2%, 2% से बड़ा नहीं होगा, 2% से कम ही होगा, यानी कि जो हमारा डिफेक्ट रेट है दैट इज लेस देन 2%। दिस इज व्हाट दे आर क्लेमिंग। कि फर्ज करें कि अगर देखिए म्यू किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हर उस वैल्यू को जो उस क्वेश्चन में अंडर डिस्कशन है पॉपुलेशन के हवाले से, तो पॉपुलेशन की एवरेज ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो इसमें डिफेक्ट होगा वो 2% होगा। अच्छा चलें हम इसको चेक करते हैं। हम इसको चेक करने के लिए 100 जीन्स सेलेक्ट करते हैं और उसमें डिफेक्ट फाइंड आउट करते हैं और हमें कोई भी डिफेक्ट नहीं मिलता, तो सैंपल के अंदर अगर 0 डिफेक्ट आ जाए तो क्या ये अच्छी बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डिफेक्ट ज्यादा डिफेक्ट होना बुरी बात है, डिफेक्ट कम निकलना अच्छी बात होती है। तो बस आप इस बुरी बात और अच्छी बात को ध्यान में रखें, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई के क्या ये वन टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है। सिंपल, आपके सामने क्लेम आया, आप सबसे पहले अपने आप से ही पूछें कि अच्छा ये अगर बढ़ जाए तो क्या अच्छी बात है? अगर तो अच्छी बात है तो ठीक है, ये वन टेल टेस्ट है, सही है। और अगर ये कम हो जाए तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ जाना पॉसिबल ना हो तो फिर वो टू टेल टेस्ट होता है, यानी कि दोनों तरफ ही हमारा रिजेक्शन रीजन फॉल करता है। देखिए टू टेल टेस्ट की अगर हम शेप बनाएं तो टू टेल टेस्ट की शेप हम इस तरह से बनाते हैं, हम कहते हैं कि जनाब ये हमारे रिजेक्शन रीजन है, ये वाला भी हमारा रिजेक्शन रीजन है, यानी कि इसमें भी रिस्क फॉल कर रहा है रिजेक्शन का, और ये वाली साइड पे भी हमारा रिजेक्शन रीजन है और यहाँ पे भी हमारा रिस्क फॉल कर रहा है। टू टेल टेस्ट के अंदर हमें पता होता है कि दोनों तरफ अल्फा बाय 2 का रिस्क होता है, दोनों तरफ अल्फा बाय 2 का रिस्क होता है, राइट। टू टेल टेस्ट में दोनों तरफ अल्फा बाय 2 का रिस्क होता है। ऑन दी अदर एंड अगर हम लोग वन टेल टेस्ट की बात करें, जैसा कि हम लोग इस टायर मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे हैं, टायर मैन्युफैक्चरर में हम लोग यहाँ पे अगर यूजफुल लाइफ लिखें तो जनाब हमारा जो क्लेम है उसके हवाले से जो हमारा जितना भी लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ लोअर साइड पे फॉल कर रहा है, ठीक है जी। बढ़ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि यूजफुल लाइफ अगर टायर के केस में बड़ी हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर यूजफुल लाइफ एवरेज यूजफुल लाइफ कम हो जाए तो वो बुरी बात है। कितनी कम हो जाए? तो हम लोग वहां पे रिजेक्शन रीजन को लेकर आते हैं। तो रिजेक्शन रीजन जो है वो इस केस में सिर्फ और सिर्फ लोअर साइड पे है, ऊपर वाली साइड पे रिजेक्शन रीजन नहीं है। यहाँ पे पूरा का पूरा अल्फा रिस्क जो है ना यहाँ पे फॉल करता है। यहाँ पे क्या होता था, टू टेल में आधा रिस्क लोअर साइड पे और आधा रिस्क अपर साइड पे फॉल कर रहा था, लेकिन ये जो टायर वाला केस है इसमें सारा का सारा रिस्क लोअर साइड पे फॉल कर रहा है, इसीलिए हम इसको लोअर टेल टेस्ट भी कह सकते हैं, ये जो टायर वाला जो सवाल था, क्योंकि इसमें लोअर टेल में हम लोगों ने टेस्ट करना है कि रिजेक्शन रीजन लोअर टेल में फॉल कर रहा है। आगे चलते हैं। स्कूल ने क्लेम किया कि कम से कम 75% जो है वो इनके बच्चों की एवरेज है। तो अगर हम इसकी भी शेप बनाएं तो इसकी शेप भी बिल्कुल वैसे ही होगी कि कम हो जाना बुरी बात है, ऊपर चले जाना अच्छी बात है। तो हमारा जो रिजेक्शन रीजन है वो लोअर साइड पे फॉल कर रहा है और पूरा का पूरा अल्फा लोअर साइड पे ही मौजूद होगा, ये भी हमारा लोअर टेल टेस्ट है। आगे चलते हैं जी, ये वाली एग्जांपल देखते हैं। जीन्स वाली जो बात थी, हमने कहा था कि मीन जो है दैट शुड बी लेस देन 2%, और जो इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है जो हम बनाएंगे दैट इज मीन इज ग्रेटर देन 2%, और इक्वल टू का साइन हमेशा नल हाइपोथेसिस के साथ लगता है, तो हम लोगों ने इस तरीके से इसकी ऑप्शंस बनाई। ऑप्शन बी,
ठीक हो गया जी। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें, इसकी शेप बनाएं, ये जो जीन्स मैन्युफैक्चरिंग वाला है, तो हमें पता चलेगा कि इसका रिस्क अपर साइड पे है। 2% से अगर ऊपर चला गया ना एरर, तो वो तो बुरी बात हो जाएगी। तो हमारा जो रिजेक्शन रीजन है, रिजेक्शन रीजन जो है वो फॉल कर रहा है अपर साइड पे। दैट इज वाई वी कॉल इट अपर टेल टेस्ट। हम लोग टेस्ट कर रहे हैं अपर टेल के अंदर जाके, कि अपर टेल के अंदर तो नहीं कहीं ऐसे कि जनाब वो जो वैल्यू है वो रिजेक्शन रीजन में चली गई, जो हमारा सैंपल का मीन है वो रिजेक्शन रीजन में चला गया। तो ये जनाब वन टेल और टू टेल के अंदर डिफरेंस है। बाकी इसके अंदर सवालों में एक छोटी सी फर्क होगा, बाकी हर चीज बिल्कुल सेम है। एक सवाल करते हैं जी, सवाल है परफॉर्म द हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑन फॉलोइंग डाटा एंड कंक्लूड वेदर टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस और नॉट। क्लेम जरा गौर से देखिएगा। हमारा स्टेप 1 ये होता है कि हम लोग क्लेम डेवलप करते हैं। तो क्लेम ये है कि मीन इज लेस देन इक्वल टू 8। जरा गौर से देखें और सोचें और मुझे बताएं कि ये क्या लोअर टेल टेस्ट है या अपर टेल टेस्ट है। जी बिल्कुल ठीक आप पहुंचे होंगे, ये अपर टेल टेस्ट है, जस्ट लाइक जो कि जीन्स मैन्युफैक्चरर ने सोचा था। ठीक हो गया जी। तो मीन इज लेस देन इक्वल टू 8 और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बना लेते हैं हम लोग के दैट इज ग्रेटर देन 8। तो एरर जो है वो अपर साइड में फॉल कर रहा है। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता था? सेकंड स्टेप हमने ये डिसाइड करना होता था कि ये वन टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है। तो जैसा कि हमें पता चल चुका है कि ये वन टेल टेस्ट है। तीसरा हमें इसमें ये चाहिए कि सिग्निफिकेंट लेवल क्या है। तो जनाब सिग्निफिकेंट लेवल जो है यानी कि अल्फा दैट इज इक्वल टू 1%। अब वन टेल टेस्ट है तो अल्फा को हमने 2 पे डिवाइड नहीं करना, अदरवाइज हम अल्फा को 2 पे डिवाइड करते होते थे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है? टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करना है। तो जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो हमें पता है वो होता है जनाब सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। ये हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला होता है क्लेम टेस्टिंग के अंदर, जो कि मीन की है। और उन्होंने ये बताया कि सैंपल साइज हमारा 49 था, सैंपल का मीन 7.49 आया है, 7.95 आया। तो 7.95 माइनस मीन जो हमारा मीन जो हम लोगों ने क्लेम किया हुआ दैट इज 8 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारी सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है। तो अगर पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है ये तो सबसे अच्छी बात है, हम उसे यूज कर लेंगे। और सैंपल साइज है जनाब हमारे पास 49 का। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आएगा 7.95 माइनस 8 डाउन एरो, और फिर इसके अंदर एक और फ्रैक्शन है दैट इज 0.2 डाउन एरो, और फिर उसके बाद हम लोग फ्रैक्शन स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे 49। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज -1.75। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है इसका आंसर का साइन हम लोग इग्नोर कर देते होते हैं, हम लोग सिंपल इसको लेकर चलते हैं 1.75 में। ठीक हो गया जी। अच्छा आगे चलते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कैलकुलेट करते हैं टेबल वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू। और कैलकुलेटेड वैल्यू के लिए हम लोगों की कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क होता है, गौर से देख लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। देख लीजिएगा, टू टेल में कॉन्फिडेंस लेवल को 2 पे डिवाइड करते थे। वन टेल में कॉन्फिडेंस लेवल में से 0.5 माइनस करना है। ठीक है जी, ओके, बाकी सारा काम बिल्कुल सही है। तो सिर्फ ये फर्क है जो मैंने आपको बता दिया है। तो कैलकुलेटेड के लिए हम लोग क्या करेंगे? कॉन्फिडेंस लेवल माइनस 0.5, कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त हमारे पास 99% है, माइनस 0.5 यानी कि 50%, तो हमारे पास आ जाएगा 0.4900। अब हमने 0.4900 का जी स्कोर फाइंड आउट करना है, जी स्कोर फ्रॉम टेबल, और वैल्यू क्या है 0.4900। तो जिसका जी स्कोर आपके लिए निकलेगा वो अभी हम देखते हैं, टेबल के अंदर चलते हैं जी। तो जनाब ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आ गया है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें चाहिए 0.4900, 0.4900 ये आपको मिलेगा जनाब यहाँ पे 4901, और ये है हमारे पास 2.33। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास इस तरीके से होगा, यानी कि लेफ्ट और राइट को हम लोग जगह जमा करेंगे तो 2.3 और 0.03 2.33। तो हमारे पास जो जी स्कोर की वैल्यू आ गई है दैट इज 2.33। अगेन अब हम क्या करेंगे? अब हम कंपेयर करेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू को टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू से। तो अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू और टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो वैल्यू है इन दोनों में जो टेबल की वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये हमारे पास टेबल की वैल्यू है 1.75
सॉरी 1.75 हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है, 1.75 कैलकुलेटेड एंड 2.33 टेबल की वैल्यू, इट इज लेस देन दिस, तो इसका ये मतलब है कि वी विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। तो जनाब बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हम लोग टू टेल टेस्ट करते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही वन टेल टेस्ट होगा। फर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग कॉन्फिडेंस लेवल को डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो ये हमारे पास टू टेल आ जाता है, टू टेल टेस्ट। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कॉन्फिडेंस लेवल में से 0.5 माइनस कर रहे हैं और जो आंसर आ रहा है उसका जी स्कोर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसे हम वन टेल टेस्ट कहते हैं। तो जनाब इस क्वेश्चन को देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, अगली वीडियो में हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू जी। जनाब एक बड़ी मजे की और बड़ी लॉजिकल डिस्कशन हम करने लगे हैं, दैट इज अबाउट के हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी एरर्स हो सकते हैं। ये जो बातें लिखी हुई हैं स्क्रीन के ऊपर, इनको जरा भी इग्नोर कर दें, जो मैं लिखने लगा उसके ऊपर गौर करें। देखिए हम लोगों ने कहा पॉपुलेशन के बारे में कि पॉपुलेशन का जो मीन है दैट इज असर्टेड टू बी, पॉपुलेशन मीन दैट इज इक्वल टू 5 ग्राम। ठीक है जी, कैंडी बनाने वाली मशीन थी, उसके बारे में पॉपुलेशन का हम लोगों ने एक अंदाजा जो हमें बताया गया, जो कि सारी पॉपुलेशन के अंदर से जितनी भी चीजें बन के निकलेंगी उनकी जो वेट होगा वो 5 ग्राम होगा। ठीक है, दिस इज क्लेम। इस क्लेम को टेस्ट करना हो अगर, और मैं कहूं कि जनाब दुनिया इधर से उधर हो जाएगी अगर ये क्लेम गलत होगा, तो आप क्या करेंगे? मैं कहना शुरू करूंगा कि यार जितना ज्यादा से ज्यादा बड़ा सैंपल ले सकते हैं हम उतना लें। तो क्यों ना हम ऐसे करें कि 100% पॉपुलेशन ले लें। आज तक जितनी भी टॉफीज इस मशीन ने बनाई है, जितनी भी टॉफियां बनाई हैं, उन सब टॉफियों का वेट ले लें, उसका एवरेज कर लें, तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि ये जो पॉपुलेशन का क्लेम है ये ठीक है या नहीं है। तो अगर हम 100% श्योर होना चाहते हैं तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन एनीवे। ये काम पॉसिबल नहीं है क्योंकि टॉफियां कंज्यूम हो चुकी हैं, टॉफियां डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, पता नहीं कितनी बनाई, पता नहीं कितनी गई। तो पॉपुलेशन के ऊपर जब हम लोग 100% श्योर इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो फिर तो हमें 100% पॉपुलेशन के ऊपर काम करना चाहिए, फिर हमें सैंपल सेलेक्ट नहीं करना है। ये बात हम बड़ी दफा इससे पहले भी कर चुके हैं कि जब हम पॉपुलेशन से एक सैंपल निकालते हैं और उस सैंपल से पॉपुलेशन के बारे में जब रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं तो देयर इज सम टाइप ऑफ एरर जो कि पॉसिबल है, जो कि हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन का मीन चाहिए था, हम नहीं निकाल सकते थे, हमने सैंपल लिया और सैंपल का मीन निकाला और वहां से हम लोगों ने एक कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला कि जनाब जो पॉपुलेशन का मीन है वो यहां से लेकर यहां तक इसके दरमियान में हो सकता है। उसके अंदर हमने कहा था कि कॉन्फिडेंस लेवल स्कोर आता है कि कॉन्फिडेंस लेवल कितना चाहिए, 95% चाहिए, 90% चाहिए, 80% चाहिए कि 99% चाहिए। ठीक है जी, तो जब 99% तक चाहिए था तो हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल था वो मजीद बड़ा होता चला जा रहा था। जितना ज्यादा हमें कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल उतना बड़ा होता चला जाता था। यानी कि हम कहते थे कि यार हमें एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि हमारे पास सैंपल है, हमारे पास पॉपुलेशन नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन का मीन है दैट विल फॉल बिटवीन 4 ग्राम टू 6 ग्राम। ये हम 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं। ठीक है जी, जैसे जैसे हम लोग श्योरिटी जो है वो कम करते जाते थे, हम लोगों का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो कम होता चला जाता था। ये बातें हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। मैं इन्हीं चीजों का सारा हवाला इसलिए दे रहा था कि जब भी कभी हम लोग क्लेम टेस्टिंग करते हैं पॉपुलेशन के हवाले से, तो वो भी तो हम एक सैंपल को निकाल के ही कर रहे होते हैं, और सैंपल क्योंकि पूरी की पूरी पॉपुलेशन नहीं होता, इसलिए देयर आर सम एरर्स जिनके चांसेस बहुत 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 ही कम होते हैं, वेरी फ्यू चांसेस, लेकिन स्टिल देयर आर सम चांसेस कि हम लोग एक गलत नतीजे पे पहुंच जाएं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, क्योंकि हमने सैंपल गलत उठा लिया था। हमने सैंपल उठाया, सैंपल उठा के हम लोगों ने टेबल की कैलकुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट की
और टेबल वैल्यू कैलकुलेट की और उनके दरमियान का रिलेशनशिप निकाला। हमने कहा टेबल की वैल्यू बड़ी है, कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी है, तो चले हम एक्सेप्ट कर लेते हैं नल हाइपोथेसिस को। ये वो डिसीजन है जो हम लोग करते होते हैं। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि जो टेबल की कैलकुलेटेड वैल्यू है ये किसी ऐसे सैंपल के ऊपर बेस कर रही हो विच इज नॉट ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। इसकी मिसाल मैं आपको अमरूदों की शक्ल में देता होता हूं कि जनाब आपने जब अमरूद लिए एक दुकान से, तो उसने आपको चेक कराने के लिए साइड पे कुछ ऐसे अमरूद रखे हुए थे जो उसने महंगे लिए थे और जो उसको पक्का था कि ये ज्यादा मीठे होंगे, तो वो आपको उसने वो वाले अमरूद खिलाए और आपको उसके बाद जो बेचे वो दूसरे अमरूद थे। तो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे वो वाले अमरूद जो आपको मिले। सो सेम कैन हैपन इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग कि हम लोगों ने सैंपल गलत उठा लिया जिसकी वजह से हम एक गलत नतीजे पर पहुंच गए। दिस कैन हैपन, लेकिन क्योंकि हम लोग अपना सिग्निफिकेंट लेवल बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो हम 5% रखते हैं, 1% रखते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल हम अपना बढ़ा के रखते हैं, इसलिए इस चीज के, इस गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी होते तो हैं। तो ये जो गलती हो सकती है ये दो तरह की हो सकती है। पहली गलती को कहते हैं रॉन्ग रिजेक्शन। रॉन्ग रिजेक्शन, इसको हम टाइप 1 एरर भी कहते हैं। यानी कि हम लोगों ने एक नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट कर दिया जो कि एक्चुअली करेक्ट था, जो कि एक्चुअली एक्सेप्ट होना चाहिए था। तो रॉन्ग रिजेक्शन, थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा वर्ड्स को। टाइप 1 एरर कहते हैं रॉन्ग रिजेक्शन को, यानी कि आपने रिजेक्ट कर दिया लेकिन वो गलत रिजेक्शन थी, वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए था। और टाइप 2 एरर एक ऐसा एरर हो सकता है कि जिसमें आपने रॉन्ग एक्सेप्टेंस कर लिया है, यानी कि आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया है हालांकि वो गलत था, उसको रिजेक्ट होना चाहिए था। तो याद कर लें कि रॉन्ग रिजेक्शन मींस टाइप 1 एरर एंड रॉन्ग एक्सेप्टेंस मीन टाइप 2 एरर। दैट्स इट। इस टॉपिक में एरर्स की सिर्फ हमने टाइप्स पढ़नी थी कि कौन कौन सी टाइप्स हैं और इन टाइप्स को हम किस तरीके से लेकर चलते हैं। नीचे कुछ एमसीक्यूज हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है जी, रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट वाज ट्रू इज कॉल्ड। रिजेक्ट कर दिया और ये रॉन्ग रिजेक्शन थी। तो रॉन्ग रिजेक्शन के बारे में हमने क्या कहा था, ये टाइप 1 एरर होता है। acceptance of null hypothesis when it is false is called type 2 error। ठीक है जी, तो हम लोग इस तरीके से इसको लेकर चलते हैं। आगे चलते हैं जी, ये सवाल देखते हैं, द चांसेस ऑफ रिजेक्टिंग ए थ्रू हाइपोथेसिस, एक ट्रू हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने के जो चांसेस होते हैं इनको क्या कहते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा जनाब कि इसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। ठीक है, चांसेस ऑफ रिजेक्टिंग ए ट्रू हाइपोथेसिस, जिसे हम इनकरेक्ट रिजेक्शन भी कहते हैं, रॉन्ग रिजेक्शन, यानी कि टाइप 1 एरर के चांसेस को हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इफ यू रिजेक्ट ए ट्रू नल हाइपोथेसिस, अगर आप रिजेक्ट कर दें एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को जिसे हम रॉन्ग रिजेक्शन टाइप 1 एरर कहते हैं, व्हाट डज इट मींस, यू हैव मेड ए करेक्ट डिसीजन, ये गलत बात है। You have made a type 1 error, yes you have made a type 1 error, option B is correct। अच्छा, इनके लिए एक और नाम यूज किया जाता है, जरा गौर से देखिएगा, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। अच्छा, इस वर्ड को समझने के लिए ये जरा देखिएगा कि अगर आप लोगों में से किसी ने कभी कोई कोविड का टेस्ट कराया हो या डेंगू का टेस्ट कराया हो, या अगर किसी ने कोई टेस्ट वगैरह इस तरीके से कराया हो, तो उसमें टेस्ट के दो पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं। या तो वो टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है या वो टेस्ट आपका नेगेटिव आता है। गौर से सुनिएगा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। पॉजिटिव रिपोर्ट के आने का मतलब है कि आपके टेस्ट के अंदर वो बीमारी फाउंड है, यानी कि यू आर इल, अगर आपका टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोविड टेस्ट अल्लाह ना करे कि पॉजिटिव आ जाए, कोविड का आपने टेस्ट कराया और वो पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं।
ठीक है, ये खैर आप लोगों के लिए इतनी कोई मुश्किल बात नहीं होगी अंडरस्टैंड करना। तो पॉजिटिव हम नॉर्मली समझते हैं, पॉजिटिव का मतलब है अच्छी बात, लेकिन जब हम टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव का मतलब है कि इसके अंदर बीमारी मौजूद है, और नेगेटिव का मतलब है कि नॉट फाउंड एंड यू आर नॉट इल। यहां से आपने ये चीज ज़हन नशीन कर लेनी है कि पॉजिटिव का मतलब है कि एरर फाउंड हुआ है, यानी कि हमने रिजेक्ट किया है। फॉल्स रिजेक्शन, फॉल्स रिजेक्शन जो है यानी कि रॉन्ग रिजेक्शन, दिस इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। तो फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है टाइप 1 एरर, और फॉल्स नेगेटिव का मतलब है टाइप 2 एरर। और फिर फॉल्स नेगेटिव क्या होगा, यानी कि फॉल्स एक्सेप्टेंस। तो वर्ड्स जो है इनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है मेरे ख्याल से, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर्ली सही से मेमोराइज करें तो देन इट विल बी इजी फॉर यू। तो टाइप 1 एरर इज आल्सो नोन एज फॉल्स पॉजिटिव एंड टाइप 2 एरर इज आल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव। तो तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं। दो एरर्स होते हैं, टाइप 1 एरर इसको रॉन्ग रिजेक्शन कहते हैं, और इसे हम फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं। ठीक है जी, इसके सामने मैं लिख देता हूं फॉल्स पॉजिटिव। और जो टाइप 2 एरर होता है दैट इज रॉन्ग एक्सेप्टेंस, इसे हम फॉल्स नेगेटिव भी कह सकते हैं। और ये जो टाइप 1 एरर होता है इसके लिए या इसको जो कम करने के लिए द चांस ऑफ रिजेक्शन, इसके जो चांसेस होते हैं ना वो सिग्निफिकेंट लेवल के इक्वल होते हैं। यानी कि टाइप 1 का एरर करने के चांसेस सिग्निफिकेंट लेवल के इक्वल होते हैं, रॉन्ग रिजेक्ट करने के चांसेस सिग्निफिकेंट लेवल के इक्वल होते हैं। अब ये इसका क्या मतलब है कि टाइप 1 के एरर का जो चांसेस है वो सिग्निफिकेंट लेवल के इक्वल होते हैं? इसके पीछे बड़ी डिटेल्ड एक लॉजिक है जो मैं एक्सप्लेन तो कर सकता हूं, लेकिन मेरे ख्याल से उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं होगा। बस आप सिंपल इसको मेमोराइज कर लें कि टाइप 1 एरर इज इक्वल टू सिग्निफिकेंट लेवल। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि किसी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आपका सिग्निफिकेंट लेवल 5% है, तो इसका मतलब है कि टाइप 1 के एरर के होने के चांसेस भी 5% है। देयर आर 5% चांसेस के हम इस डाटा सेट के साथ काम करते हुए 5% चांसेस हैं कि हम लोग टाइप 1 का एरर कर बैठेंगे। टाइप 2 के एरर के चांसेस क्या होते हैं वो हमारे स्कोप में नहीं। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि टाइप 2 एरर के जो चांसेस है वो कॉन्फिडेंस लेवल के इक्वल होते हैं, ऐसे नहीं रटा नहीं लगाना। टाइप 1 का जो एरर है वो सिग्निफिकेंट लेवल के इक्वल होता है। अच्छा, एक और चीज सोचते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 के एरर में से सबसे ज्यादा, इन दोनों में से जो ज्यादा खतरनाक एरर होता है वो टाइप 2 एरर होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो ज्यादा आपके लिए जो परेशानी की बात है, या स्टैटिशियंस को जिन एरर्स के को ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए वो टाइप 2 के एरर्स हैं। रॉन्ग एक्सेप्टेंस, यानी कि आपने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन वो रॉन्ग था, वो सही नहीं था, रॉन्ग एक्सेप्टेंस। ठीक है जी, तो टाइप 1 के एरर जो है वो सिग्निफिकेंट लेवल के इक्वल होते हैं, टाइप 2 के एरर जो है वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये एरर्स के हवाले से बात थी जो आप ज़हन नशीन रखिएगा, इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं छोटे छोटे। थैंक यू।